अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो चीज़ें जिस पर हम आज बात करना चाहेंगे। एक तो मईशत ख़राब, जिसकी प्रेडिक्शन तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन से पहले से कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो तूफ़ान महंगाई है इस वक्त इस मुल्क में, वो किधर जाएगा, क्या होना उस पर, ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बहुत बहस हो रही है कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों से डिफरेंट अपने आप को कहती थी। तो क्या वजह है कि आज भी हालात वैसे ही ख़राब हैं जैसे इससे पहले हुकूमतों में थे। एक कंपैरिजन छोटा सा करेंगे, एक तफसीली कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे कि अब की तब्दीली हुकूमत में और माजी की जो 10 साल में जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं उसमें कोई फ़र्क है, या आज की बयानबाजी और आज से 12 साल पहले 2008 के शुरू से लेकर आज तक हर हुकूमत ने वही मलबा पिछली हुकूमत पर गिराया है, उसी किस्म की बयानबाजी की है, उसी किस्म की पॉलिसियां हैं और आज भी उसमें कोई तब्दीली हुकूमत की कोई तब्दीली सामने नहीं है। ये तो हुकूमत कहती थी हम बाकी हुकूमतों से बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि आज ये हुकूमत वैसे ही तकरीबन चल रही है जैसे इससे पहले हुकूमतें चला करती थी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब बड़े एक्टिव हैं, शटल पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त। मियाँ साहब से मुलाकात की, आज रात को 9 बजे जरदारी साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या वजह, क्या हो रहा है, क्या कोई तहरीक शुरू होगी? जो सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं इस वक्त रिपोर्ट्स अगर मुझे आ जाए, मैं गलती से वो कमरे में रह गई, जो IMF की, वर्ल्ड बैंक की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं, ये आपकी आंखें खोलने के लिए मईशत के लिए पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार में कमी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। IMF का फिगर तो अब 3 से भी नीचे आ गया है। वो तो कहते हैं कि 2.9% पर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ होगी। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि वो डेवलपमेंट ग्रोथ या GDP ग्रोथ जो 6% के लगभग 5.6, 6.4 जो भी आप फिगर ले लें मुस्लिम लीग नून का, उसके मुकाबले में एकदम इतनी कमी कैसे आ गई है? क्या वजह है कि इस हद तक गिर गई है मईशत? लेकिन शुरू करते हैं, मैंने जैसे कहा था कि मुकाबला थोड़ा सा प्रीवियस गवर्नमेंट्स का भी एक होगा, पिछली हुकूमतें कैसे काम करती थी। जो भी वजीर आजम आया अपनी पहली तकरीर में, आज के वजीर आजम, पिछली हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत, मईशत इतनी खराब रही है पाकिस्तान में, क्या कहते थे जरा सुने। इस मुल्क में जो माशी बहरान है उसको निकालने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। कौम को मालूम होना चाहिए कि हमारी मईशत की हालत नाकाबिले बयान हद तक खराब है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। जो पिछले दो को मियाँ साहब की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत, इसमें भी बहुत से बयानात तकरीबन एक जैसे। जब कहते थे कर्जे चढ़ गए, कर्जों पर क्या कहते थे सुन ले। जून 1999 में हमारी हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे सिर्फ 3000 अरब रुपए थे। तसव्वुर कीजिए कि गुज़श्ता 14 बरस में ये कर्जे बढ़कर तकरीबन 14,500 अरब हो चुके हैं। 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6000 से 15,000 अरब, 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। अब अलमिया ये है कि इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। हुकूमत में आए तो पता चला दोनों वज़ीर आज़म को कि हालात किस हद तक खराब थे। हुकूमत संभालने के बाद मामलात को करीब से देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि हालात मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब हैं। जो मुझे ये 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा है अंदर से, हमें पता ही नहीं था कि क्या इदारे में क्या हो रहा है। हम तो एक आउटसाइडर्स थे, इंफॉर्मेशन भी गलत मिलती थी। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूं कि हालात तो बुरे हैं, कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने बुरे हैं। अब ये तो थी मुकाबले हुकूमतों के। अब मौजूदा हुकूमत का मुकाबला सिर्फ पिछली हुकूमतों से नहीं, अपने आप से भी है। सो जाहिर है जब भी आप इनके बयान देखते हैं तो, या आज के बयान देखें तो पुराने बयान लाजमी इनका कंपैरिजन होता है। असद उमर साहब एमनेस्टी के बारे में, नई हुकूमत एमनेस्टी लेके आ रही है, ये जो तब्दीली हुकूमत है, पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते थे, सुने।
ये इस्तिस्ना स्कीम आती रहती है, ये किसके लिए आती है? पिछली वाली स्कीम अभी जो आखिरी आई है, 297 अरब रुपए का काला धन सफेद किया गया। 297 अरब रुपए का। पाकिस्तान के टैक्स के अंदर कितना पैसा है? 800 मिलियन रुपए। पाकिस्तान के जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। एक तरफ ये कहा गया है बैनुल अक़वामी कवानीन बदल रहे हैं, घेरा तंग हो रहा है जिन्होंने पैसा चोरी का पैसा छुपाया हुआ बाहर। भाई अगर चोरी का पैसा रखने वालों के ऊपर घेरा तंग हो रहा है तो आप उनके लिए गेट क्यों खोल रहे हैं? पकड़ते क्यों नहीं है? अब तकरीबन फैसला हो ही गया है कि जी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम हमने एक लेके आनी है, तो आप लोगों को एक मौका तो दें। तो हम भी कहते हैं यार हमें लोगों को जेलों में डालने का क्या फायदा। रियासत पैगाम ये भेज रही है बार बार कि मैं टैक्स चोरी करने के वाले के सामने, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के सामने, करप्शन करने वाले के सामने बेबस हूं। जिस वक्त ये पैगाम पहुंचाएगी रियासत, मुझे ये बता दें कि कैसे कामयाब हो सकती है ये स्कीमें। इस दफा अगर एमनेस्टी आई, इस्तेमाल कर देना, बिकॉज हमने रुकना नहीं है, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो लोग जो पाकिस्तान तो ये असद उमर साहब थे। ये इससे पहले भी आपको हम ज़ाहिर है बार बार आपको सुनाते रहते हैं, आगे भी सुनाते रहेंगे कि इस हुकूमत का मुकाबला पुरानी हुकूमत से सिर्फ नहीं है, अपने साथ भी है। कि पहले क्या कहते थे, इसमें अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर मैरीटाइम अफेयर्स के अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। और अभी आपने कहा इमरान खान साहब, कितने सुनने आपके पास टाइम नहीं बचेगा प्रोग्राम करने। दुरुस्त बात है, सर्जरी आपने अच्छी की है। किस क्या सुनना है? पेट्रोल सुनना है, गैस सुननी है, बिजली सुननी है, डॉलर सुनना है। हम आएंगे तो 4000 से 8000 टैक्स चला जाएगा। क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं वो सुना देता हूं। सारी चीजें मौजूद है। लेकिन काशिफ, मैं एक और आपके सामने एक डेटा और भी रखना चाहता हूं, और वो मेरे आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, उसकी जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके ब्रॉडर कॉन्टूर से आप डिसएग्री नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मुल्क में जो हमारा गरीब तबका हम जिसको कहते हैं, वो 12,000 से 50,000 रुपए महाना कमाने वाला तबका है, और जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं वो 50,000 से ऊपर का जितना तकरीबन 2 लाख तक। ठीक, ये हमारी मिडिल क्लास है। अच्छा, अब हुकूमत के जो पिछले 8 माह गुजरे हैं, उसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज मुझे जो नजर आ रही है और जो हो रही है ऑन ग्राउंड इस वक्त, वो ये है कि जो मिडिल क्लास लोग थे, जिनकी 50,000 से लाख के दरमियान तनख्वाह थी, आज उनकी 30% डिवैल्यूएशन के बाद वैसे ही 70,000 रह गई, और उसके बाद 10% महंगाई और बिजली और गैस जो चीजें यूटिलिटीज महंगी हुई, तो उनकी रियल जो तनख्वाह है वो 50,000 से नीचे आ रही है। तो मिडिल क्लास तबका आपका, मैं आज किसी को कहा था जो मेरी सेविंग अगर 1 करोड़ रुपया थी, वो आज 60 लाख रुपए, वो आज 60 लाख रुपए रहेगी। तो अब क्योंकि डिवैल्यूएशन हुई, हाँ, और जो महंगाई बढ़ी, और उसके बाद बिजली गैस यूटिलिटीज अशिया आपके दौर में भी हुआ था। अगर आप कहें तो मैं कंपैरिजन सही है, सही है। आपके दौर में ज्यादा महंगाई आई थी, क्योंकि आपके दौर में परसेंटेज टर्म्स में डॉलर तकरीबन 50% से ज्यादा बढ़ा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उस वक्त के जो हालात है उसके ऊपर भी हम पूरा गुफ्तगू कर सकते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सामने, सवात ऑपरेशन, बलूचिस्तान में जो आजादी की तहरीक चल रही थी, फिर उसके बाद जो 2 बड़े सैलाब है, तो anyway, आपकी गवर्नमेंट का अगर आप कहेंगे, मैं क्योंकि इसको रखा हुआ है कल के प्रोग्राम के लिए, माजी से बाहर निकलते हैं ना। मैं भी चाहता हूं अली भाई भी ये गुफ्तगू ना करें, हम भी ना करें, उसका इंपैक्ट डिस्कस करें। आपके वज़रा, ये बड़ा अच्छा है, माजी से बात नहीं। मसला ये क्या है कि आपके वज़ीर खारजा के बयान भी मेरे पास है। मैं गिलानी साहब, आई वांट टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, वी हैव ऑलवेज बीन स्टक इन दिस इकोनॉमिक क्वागमायर, जो है एक भंवर में फंसे हुए हैं। हर आदमी आगे कहता है मईशत खराब है। नहीं तो जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त इंडिया ने आपके पैसे नहीं दबा लिए थे, तो गांधी जी ने उस वक्त भूख हड़ताल की पाकिस्तान को उसके पैसे दिलवाने के लिए। मेरे पास आपके बयान पड़े, ये सारी आपकी हुकूमत की पॉलिसी। 18 अप्रैल पेट्रोल महंगा, डीजल 3 रुपए महंगा, ठीक है। 80 गैस कीमतों में 91% लोग मुतासिर, ठीक है। गैस 31, सीएनजी 33% महंगी, गैस 70% नवंबर 2008 में महंगी, बिजली 31% महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी है आपकी गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद एवरी गवर्नमेंट हैज डन, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आज जो हम गलानी साहब ने आखिर में कहा नहीं कि अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये आपकी हुकूमत है। काशिफ, आप आगे भी तो आए ना, अभी एवरीबॉडी हैज डन। नहीं, वो बात तो आपकी एग्री हो गए। अब आगे जो IMF से मुआहदा करने जा रहे हैं, उस मुआहदे के नतीजे में अभी तो महंगाई आनी है, और उस मुआहदे की जो शराइत जो हुकूमत ने खुफिया रखी हुई है, वो सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? वो पार्लियामान के सामने भी लेकर आए, अवाम के सामने भी लेकर आए, और बताएं कि IMF से जो हम ये कर्जा लेने जा रहे हैं, उसके नतीजे में हम क्या महंगाई लेकर आएंगे। गिलानी साहब का बयान है, बिजली और IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर महंगी की आपकी हुकूमत ने भी। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त हमने क्या किया? उस वक्त
₹1 यूनिट जो थी वो लाइफ लाइन कंज्यूमर के लिए बिजली की कीमत थी। उसके बावजूद हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जो आपकी पॉवर्टी से नीचे, जिसको आज ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं और जो मुस्लिम लीग नून ने भी कंटिन्यू किया। नाम से इनको एतराज जरूर हो सकता है, इनको हाँ, लेकिन उसकी अफादियत से इससे कोई एतराज नहीं। तो हमने इन तमाम चीजों, इन चैलेंजेस के होने के बावजूद हमने वो चीजें जरूर की कि जो आवाम के लिए फायदे के लिए थी। अच्छा, अब ये बताइए कि पिछले 8 महीने का जब आप मुवाजना करेंगे तो उस 8 महीने में आपको याद होगा कि आपके साथ जो पहला प्रोग्राम किया था उसमें इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, सारों ने उस वक्त उनकी तकरीर की तारीफ की। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि टॉल ऑन प्रॉमिसेस, शॉर्ट ऑन स्पेसिफिक्स। और आज आप मुझे बता दें कि इन 8 महीनों के दौरान आपको कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म नजर आई है? बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा था इनका। आपको किसी चीज के अंदर रिफॉर्म नजर, बार-बार एक कानून 16 चीजें कहेंगे, कोई रिफॉर्म नजर आई? कोई नजर नहीं है। आप छोड़े ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस रिफॉर्म होगी, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म होगी, अदालती रिफॉर्म्स होंगी, कुछ भी नहीं हुआ, एक कानून भी नहीं आया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम प्रोबेबली कि जो तब्दीली असल में इन चीजों में आनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। अगर ये रिफॉर्म्स कर रहे होते तो शायद इकोनॉमी की तरफ क्रिटिसिज्म होता, लेकिन लोग कहते थे तब्दीली या बेहतरी भी आ रही है, टाइम लगेगा। प्रॉब्लम है इधर खराबी आ रही है, उधर कुछ नहीं हुआ। अब जो अगला धचका आना है, जो महंगाई की सुनामी अगली आनी है, वो तो IMF के कर्जे के बाद आनी है। जरा उसकी भी डिटेल्स ये बताएं, कौम को एतमाद में लें कि जी कि उसके हम क्या तय करने जा रहे हैं। वहां पर जिस वक्त असद उमर साहब बैठेंगे उनके साथ कोई एंगरो का बोर्ड नहीं है। यहां पर 22 करोड़ आवाम की किस्मत है, उसका क्या फैसला करने जा रहे हैं। और जो सुनने में जो तफसीलात आ रही हैं, जो सुनने में आ रही हैं, वो इतनी खतरनाक है काशिफ कि बिजली ऑलरेडी लोड शेडिंग आपकी शुरू है। लोड शेडिंग देहातों में आपकी शुरू हो चुकी है, मैदानी इलाकों में शुरू हो चुकी है। बिजली को इन्होंने इतना महंगा कर देना है कि जो लोगों के साथ गैस के बिलों के अंदर हुआ है वही हाल बिजली के साथ भी होगा। और फिर डॉलर मजीद डिवैल्यू होगा। तो बहुत जवाब देने की जरूरत होगा। अली ज़ैदी साहब और कुछ कहना है तो एक साथ कह लेना, फिर नहीं कह लेना, खत्म कर लें एक साथ। ये आपकी हुकूमत में पिछली हुकूमत में फर्क क्या है? क्योंकि जो मैंने अभी पीपल्स पार्टी का दिखाया, अगर आप कहें मैं मुस्लिम लीग उनका भी दिखा देता हूँ। पीपल्स पार्टी में बहुत सी चीजें रह गई। इसमें स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आपके टाइम पे भी आती थी। उस वक्त भी यही कहा जाता था कि महंगाई कम नहीं हो सकेगी, ग्रोथ 2.5% थी, माशी तावन मजीद खराब हो जाएगा। 2.5% थी जी। जो IMF अब कह रहा है कि 2024 तक स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1 खरब 23 अरब रुपए डूब गए। इंडेक्स 18 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। पीपल्स पार्टी अगस्त 2008। हज अखराजात 61,500 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर यही आप कर रहे हैं। हाउ आर यू डिफरेंट? नहीं, मैं पहले आप कैसे मुख्तलिफ? मैं आपको बता दूं, पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स आप थोड़े। मैं फैक्ट्स की बात कर, मैंने कोई और बात नहीं। अच्छा, मेरी अगर आप कहें तो आपके मैं आपके फैक्ट्स को रिफ्यूट तो नहीं कर रहा ना। आप मेरे फैक्ट्स भी सुन लें, अगर गलत हो तो आप रिफ्यूट कर दीजिएगा। जरा हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट से फिर जल्दी से आ जाएं। जिया साहब का हादसा हुआ, कितना था उस वक्त हमारा ट्रेड फॉरेन हमारा डेट 13 बिलियन, ठीक है जी। फिर पीपल्स पार्टी नून लीग 8 साल 9-10 साल उन्होंने गुजारे, कितने पे छोड़ के गए? 39 बिलियन। गैप देख रहे हैं आप। फिर जनाब मुशर्रफ साहब ने की 8-9 साल 40.6 बिलियन, उन्होंने सिर्फ इंटरेस्टिंगली सिर्फ 1.6 बिलियन का इंक्रीज हुआ। फिर ये 10 साल इनके गुजरे, $56 बिलियन 96 बिलियन पे छोड़ के गए। आप कितने में छोड़ के जा रहे हैं? 96। आपका भी तो कर्ज करके जाएंगे, फिक्र ना करें। 90। जब आप ये कह रहे हैं, सुन तो लें। मैं तो सारी सुनी, आपकी भी सुनी, इनकी भी सुनी। जब आप सांस की भी मेरी आवाज नहीं है तो मेरी बात तो सुन ले। मैंने उनसे सवाल पूछे कि नहीं? उनकी आवाज तो नहीं आ रही आपको? आप बोले खामोश हैं, मैं तो बोल सकता हूं। इतना तो राइट दे दे मुझको, खत्म कर लूं। आपके वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि कर्ज की किस्त उतारने के लिए मजीद कर्ज ले रहे हैं। तो ले रहे हैं ना? 9 अरब रुपए रोज का कर्ज की किस्त दे रहे हैं आप। ले रहे हैं, सुने तो सही, 9 अरब रोज की ले रहे हैं। इसका मतलब ये कर्ज, अगर 9 अरब रोज का मुझे कर्ज वापस करना, उसकी किस्त कहीं से तो आ रही है जो आप अगले किस्त वापस कर रहे हैं। तो ये तो ना कहे कि मैं कर्जा नहीं ले रहा। मैं तो कभी नहीं कह रहा कर्जा नहीं, मैं तो कहीं नहीं कर्जा नहीं ले रहा। आई हैवंट सेड कि कर्जा नहीं। आप कह रहे हैं मैं कम करके जाऊंगा, मैं तो कह रहा हूं आप बढ़ा के जा रहे हैं। सर, आपने 7 महीने में डिसाइड कर लिया कि हम 10-5 साल में क्या करेंगे। मतलब आई हैवंट डिसाइडेड। इफ यू हैव डिसाइडेड, मे बी यू हैव मोर इंफॉर्मेशन। जब मैं 5 साल बाद जाऊंगा तो कम हो आप अभी देखिए हालात। नंबर 1, कर्जा $9 बिलियन इस साल वापस करना है। 37 बिलियन एक अगले 5 साल में वापस करना है। नॉट अ डाइम फ्रॉम 37 बिलियन डॉलर, नॉट अ डाइम। एक उस पे डॉलर हमारा लिया हुआ नहीं है, वो जो पुराने हैं वो चल रहे हैं। सो देयरफॉर $1700 मिलियन तो साल का आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हैं। सो देयरफॉर ये फैक्ट्स हैं। अच्छा जी, आप इन्फ्लेशन पे आ जाए, डिवैल्यूएशन पे आ जाए। 9 महीने, सर 1 मिनट, आखिरी फैक्ट। 9 महीने में इनकी हुकूमत आई ना, 9 महीने में कितना डिवैल्यू हुआ था? 25%। इनफैक्ट 25.5%, 25.5%। ये 9 महीने में नून लीग का 10.8%।
हमारा भी हुआ है, हमारा 10.7 हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद है, अच्छा तेल की कीमतें क्या थी, दिसंबर में तेल की कीमत क्या थी और आज तेल की कीमत क्या है? उस वक्त कितना टैक्स था? जब हम आए थे हम ले रहे थे 24.5% लगा के गए थे, 17%। उस वक्त तेल की कीमत थी $51.55। इनके दौर में 148 तक गया है, $141 पर बैरल। एग्जैक्टली हाँ, तो 146 Probably 140 से प्लस। उस वक्त डॉलर भी 60 रुपए से शुरू हुआ था ना, वो भी तो आप देखें ना। अच्छा, और अभी इस वक्त 30% इंक्रीज इन ऑयल प्राइस इन द लास्ट 5 मंथ। 30% तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है। हमने 30% नहीं बढ़ाई, हाँ सब्सिडी नहीं दी हमने इन सब्सिडियां दे के गला को। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है आपके टैक्स कलेक्शन इसलिए भी कम हुई है कि आपने टैक्स कम किया। मैं आपको पेट्रोल के ऊपर। बट सर एक सेकंड, बुनियादी सवाल ये मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूं, उसके बाद आप एक लाइन फिर डॉक्टर साहब से पूछना। देखें, चाहे हमारी हुकूमत हो, चाहे इनकी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे जिसकी मर्जी हो, आसमान से कोई उतर के आ जाए, 3 चीजें अगर हमने नहीं की ना, हम फेल हो जाएंगे। जब हम फेल होंगे ना, तो उसमें एज ए नेशन फेल होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, इट्स कलेक्टिव फेलियर। क्या? नंबर 1 टैक्स नेट को बढ़ाना, टैक्स रिफॉर्म्स। अगर हमने नहीं किया, अभी एक सेकंड मैं आपको सीधी कह रहा हूं ना, हमें 7-8 महीने हुए, जो भी हमारे प्लान है अगर हम इंप्लीमेंट नहीं, हमने नहीं किया ना, वी विल फेल। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई ना, वी विल फेल। अगर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लाई, माने ईज ऑफ बिजनेस नहीं क्रिएट की, वी विल फेल। मैं आज आपको कह रहा हूं, बट ये रिफॉर्म्स हम लेके काम करते हैं, हम दोनों टैक्स रेट बढ़ाते चल के। हाँ, हम दोनों कमरे में जाके टैक्स रेट बढ़ाते हैं। आपने बढ़ाना, आपने बढ़ाना, मैंने थोड़ी बढ़ाना। आप हिस्टोरिक शॉर्टफॉल है। हुकूमत मुझे 7 महीने बाद डॉक्टर साहब आके ये कह रही है कि हमने ये सब करना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर करना है तो अभी तक किया क्यों नहीं है आपने? तो ये आप इनसे पूछे तो 10 साल में क्या किया है? बॉस, कर्जे अगर आप कह रहे हैं $39 अरब का कर्जा वापस करना अगले 5 साल में, हिम्मंगस अमाउंट। 37 बिलियन। 30, आपने 39 कहा था, 37 कर लिया। डॉक्टर साहब, ये 3 मेरे सामने IMF की रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब कहते हैं कि आपकी ग्रोथ अगले साल कम से कम, IMF का फिगर तो 2.9 का है, बाकी 3.2 या इस फिगर के इर्द गिर्द कह रहे हैं। ये कर्जे वापस, ग्रोथ के साथ कर्जे वापस होंगे ना, आपके पास रेवेन्यू आएगा, आप कर्जे वापस करेंगे। ये कर्जे वापस कैसे होंगे? अब्बासी साहब, पहले ज़रा मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ। ये जिस चीज़ को आप GDP ग्रोथ कह रहे हैं, ज़रा लोगों को पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। GDP ग्रोथ जो है वो आम आदमी के लिए नौकरी है, ये है GDP ग्रोथ। जब GDP ग्रो करती है तो नौकरियां पैदा होती हैं, लोगों को ज़रिया मुआश मिलता है, उसके लिए हुकूमत भी स्पेंडिंग करती है, प्राइवेट सेक्टर भी स्पेंडिंग करता है। कोई भी अवाम दोस्त हुकूमत जो आती है उसका फोकस होता है ग्रोथ की तरफ, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। दूसरी अहम चीज़ क्या है जो लोगों की ज़िंदगियां मुतासर करती है कि अगर आपको नौकरी मिली भी हो, और जैसे अभी खोकर साहब कह रहे थे कि 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, यहाँ पे तो आप IBA से ग्रेजुएट हों या लम्स से ग्रेजुएट हों तो आपकी शुरू की जो सैलरी पहले 2-3 साल की होती है वो 60-70 हज़ार रुपये होती है। तो अगर आप 50 गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जो 40-50 हज़ार कमाता है, आपके कैमरा मैन है, आपके इर्द गिर्द का स्टाफ है, ये तमाम लोग अपने बच्चे पालते हैं, अगर वो 30-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं और गर्मियों में उनका बिल 12,000 या 13,000 रुपये आ जाए, और 2,000 उनका बिल आ जाए या 3,000 आ जाए, गैस का बिल 15,000 हो गया। अगर उनके 2 या 3 बच्चे हैं और वो बीकन हाउस में नहीं, सिटी स्कूल में नहीं जा रहे, महल्ले के किसी स्कूल में जा रहे हैं, महल्ले के किसी स्कूल में जहाँ पे 2,000 होता है तो 10,000 और हो गया, तो अब आप 22,000 के ऊपर आ गए हैं। अब 22,000 के ऊपर आपने मोटरसाइकिल पे काम पे जाना है, वापस आना है, अगर 3-4 हज़ार की आपने पेट्रोल डाल दिया है तो आप 25-26 पे आ गए हैं, और आपने एक खाना नहीं अपने बच्चों के लिए टेबल पे रखा। जिस हुकूमत को ये समझना हो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे मैनेज करते हैं, और वो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसे मैनेज सर, वैसे आपको समझती डॉक्टर साहब, मैं वैसे क्योंकि हम सारे बड़ी बात करते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि आप 3 हुकूमतों ने, मैं आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसियां सामने रखता हूं। आप जो कह रहे हैं 15,000 बिजली का बिल आएगा, वो तो आपकी हुकूमत में आना शुरू हुआ था। आप जरा अपनी हुकूमत के पहले 8 महीने के फैसले देखें। बिजली महंगी, IMF की शराइत मंजूर, सबसे पहले सितंबर में नया बजट, पेट्रोल फोन, पेट्रोलियम मसनूआत, CNG महंगी, पेट्रोल, ये जुलाई में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये और 2.16 महंगा, महंगाई का तूफान, ये अखबारी खबरें उस वक्त ही बता रहा हूं आपको, महंगाई का तूफान, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत आज से महंगी। ये अगस्त, सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में रिकॉर्ड इजाफा। इक्तिसादी सर्वे कह रहा है गुर्बत, महंगाई, कर्जे बढ़ गए।
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, ये स्लैबिंग सिस्टम, ये तो आपकी हुकूमत भी करती रही। ये आखिर में इसहाक डार साहब ने कहा एक साल में, ये मैं एक और वफाकी इदारा शुमारियात, इनकी हुकूमत एक साल में आलू, गोश्त, दालें, दूध, बिजली तक तालीम महंगी हो गई, गंदम की मसनूआत 17%, पोस्टल सर्विसेज 23% महंगी। सो आखिर में कहता है जी कुर्बानी देनी पड़ेगी अवाम को। ये आपके मुजरा कहते हैं अवाम को कड़वी गोली निगलना होगी, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इसहाक डार साहब का बयान था आपका। सो ये चीजें तो आपको अगर पता है सारी के किस तरह होती है, फिर आप लोगों ने क्यों की थी महंगाई? देखिए अब्बासी साहब, लोगों ने 5 साल तो गुजारे हैं, आप भी यहीं पे थे, लोग भी यहीं थे, और उन्होंने पिछले 9 महीने 8 महीने भी गुजार लिए हैं, उससे पहले केयर टेकर भी गुजार लिए, अब साल तो हमें गए हुए हो गया। मोटी बात यह है कि जिस दिन से हम हुकूमत में आए थे हर साल जीडीपी ग्रो करती गई है। मैंने आपको बताया जीडीपी ग्रो करने का क्या मतलब होता है कि हर साल जिस वक्त हम हुकूमत में रहे हैं 3% के कम से हमने जीडीपी शुरू की और 6% तक ले आए, यानी लोगों को नौकरियां फराहम की। हमारी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी था वो इसी चीज़ पे फोकस था कि लोगों को नौकरियां मिलें, और लोगों को नौकरियां मिल रही थी। 5 साल की एवरेज, इस तमाम जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं उसके बावजूद 5 साल की जो एवरेज थी अफरात ज़र, ये इसकी इन्फ्लेशन की यानी शराय महंगाई की, वो 4% से कम थी। 5 साल में 4% और 8 महीने में 10%। आप मुझे बताएं ये कैसे हो गया? कैसे हुआ सर? 9.6%। ये कैसे? नहीं अभी आगे बात कर लेने देना सर, मुझे चले आपका खत्म कर, अगर आप इजाजत दें। ठीक है ना सर? तो आप ये बताएं कि हर साल हम टैक्स जो है 20% बढ़ा रहे थे हर साल, और हमने ये कहा कि जी हमने टैक्स डबल कर दिया है, और मेरे ख्याल में हमें इससे ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन हर साल 20% टैक्स बढ़ा रहे थे ना। तो आप ये बताइए पिछले साल के मुकाबले में इस साल टैक्स क्यों नहीं बढ़ा? टारगेट तो चले इन्होंने मिस किया 450 अरब का, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इनको ये कहते थे कि हुकूमत को लोग इस वजह से टैक्स नहीं देते कि ये साले चोर हैं। आप मुझे बताएं ये हुकूमत क्या है जिसमें इनकम टैक्स घट गया है पिछले साल के मुकाबले में? इस हुकूमत पे लोगों को क्यों नहीं एतमाद आ रहा? आप मुझे ये बताएं, अभी आपने चलाया, आप इमरान खान साहब का भी बताएं जिसमें उन्होंने कहा एमनेस्टी चोरों के लिए, हालांकि उन्होंने मैं तो कहता हूं आप लोगों का वक्त जाया होगा, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं तो दोबारा चला देता हूं। नहीं मुझे नहीं अब्बासी साहब, मुझे मालूम है आपने तो प्रोग्राम भी किया था जिसमें आपने उनसे पूछा था कि आपने ये अपार्टमेंट डिक्लेयर किया या नहीं किया, फिर आपकी ज़ौजा ने एक प्रोग्राम किया, मैंने दोनों प्रोग्राम देखे हैं। तो इन्होंने तो खुद एमनेस्टी अपनाई, मगर जब हमने एमनेस्टी अनाउंस की तो इन्होंने कहा चोरों के लिए, और मैं आके सबको पकड़ूंगा। मैं बता रहा हूं आज अपनी एमनेस्टी, अब चोरों के लिए एमनेस्टी दे रहे हैं। टैक्स चोरों के लिए हमने रास्ते बंद किए कि ना वो गाड़ी खरीद, 1 मिनट सर, आखिरी बात, टैक्स चोरों के लिए हमने रास्ते बंद किए कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, प्लॉट नहीं खरीद सकते। ये कैसी इंसाफ की हुकूमत है कि इन्होंने वो रास्ते अपने बजट में खोल दिए और धौंस धांधली के जरिए आखिरी दिन में बिल पास करवाया कि डिबेट ना हो सके। अब जो टैक्स चोरी करता है, 0 टैक्स देता है, वो 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है, प्लॉट और अगर सकता है। ये कहां का इंसाफ है? ठीक, अली साहब ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो ये महंगाई, बढ़ती महंगाई, ग्रोथ, मईशत, ये जो टूटी फूटी धक्के खाती मईशत है, कहाँ जाएगी? अली जैदी साहब ब्रीफली मुझे जरा इसका बताएं कि ये आपके सामने चार्जशीट है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। मेरा तो ये मानना है कि आपकी हुकूमत में, पिछली हुकूमत में कोई फर्क नहीं। आप तो कहते थे हम चेंज लाएंगे, मियाँ साहब भी वही कहते थे, गिलानी साहब भी वही कहते थे, मईशत खराब है, टैक्स लगा दो, पेट्रोल महंगा कर दिया, सारा महंगा। वो आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं? वही एमनेस्टियां, वही सारा कुछ। अभी तो एमनेस्टी आई भी नहीं है, अभी तो सिर्फ सुना है, और आप लोगों ने उस पर लेट इट कम इफ इट्स कम, लेट इट कंफर्म कर दिया ना। नहीं, लेट इट कम, लेट सी दैट उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए वो है क्या, उसके बाद आप उस पर कमेंट करें। हो सकता है कि बड़ी जबरदस्त कंडीशंस किस तरह की हो सकती है? देखिए मेरी बात सुने, काले पैसे को सफेद करने के अलावा कोई टर्म हो सकती है उसके? मैं बताता हूं आपको काशिफ, देखिए जो हम रिफॉर्म्स करने लगे हैं और जो हम रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, उससे बिजनेस वैसे भी, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर सारों को पता है कि यहाँ किस तरह का ब्लैक इकोनॉमी जो ज्यादा बढ़ी रही है, हमेशा से बढ़ी रही है। अभी आप मुझे खुद ही बता रहे थे ब्रेक में, कितना टैक्स दिया लिबर्टी मार्केट में, बताएं? 7 लाख रुपए के करीब टैक्स था। अभी ये सिर्फ लिबर्टी नहीं, पाकिस्तान की तमाम बड़ी मार्केट्स के बारे में हर हुकूमत के वक्त ये कहा जाता था कि ये टैक्स नहीं देते, कोई 6 लाख देता है पूरी मार्केट मिला के। जिनाह सुपर के बारे में भी, जो सबसे बड़ी मार्केट है इस्लामाबाद की, तकरीबन यही फिगर्स हैं कि 8 लाख या 10 लाख। मैंने आपसे ब्रेक से पहले भी इसीलिए कहा था ना कि जो रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं, जो टैक्स रिफॉर्म्स के जब आप आएंगे, अभी पहला एक फिस्कल ईयर पूरा नहीं हुआ, साल भी पूरा नहीं हुआ, सारों ने जजमेंट देना शुरू कर दी। थोड़ा सा सब्र तो करें। और ये किसने कहा कि हालात ठीक है?
ये तो कोई कह ही नहीं रहा, नाम डिफेंड कर रहा हूँ कि जी हमने सब ठीक। थिंग्स आर टफ, क्योंकि जो डिब्बा मिला था वो खाली था और ऊपर से उसमें सुराग भी था। पहली बैटल थी सर्वाइवल की, दूसरी बैटल है ब्लीड रोकने की, और तीसरी बैटल है आगे जाने की। आगे जाने के लिए रिफॉर्म्स करने हैं। मियां साहब अच्छा, भी तो ये लेकिन कहते इनके हैं। कैबिनेट कॉलीग फैसल वाडे साहब तो कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर, 2 हफ्ते के 5 अंदर हफ्ते का। नहीं, आप शुरू मौजूद थे उन्होंने साथ में। 10 मैं दिनों देख रहा से था जो आप मुस्कुरा रहे थे साइड में। 10 दिनों से लेकर उन्होंने कहा कि मैक्सिमम, वो तो हामिद मीर साहब ने कहा कि आप 5 हफ्ते ले लें, वरना उन्होंने तो 2 हफ्ते पे वो अड़े हुए थे। तो जरा वो खुशखबरी तो बताएं। वैसे जो सोशल मीडिया है ना, ये है बड़ी ज़बरदस्त चीज़। तो आज सोशल मीडिया पे मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी, और फवाद चौधरी का बयान, हालांकि फवाद चौधरी ने दिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बड़ा फ़नी सा चल रहा था। उन्होंने कहा कि जी हाँ, अभी गंदम कटने की फसल आ रही है तो इतने लोगों को नौकरियाँ मिल जाएगी। खैर, फैसल वॉज बीइंग अ लिटिल मोर ऑप्टिमिस्टिक देन एज यूजुअल। वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, तो बट थिंग्स विल चेंज। डोंट एग्री विद फैसल। नहीं, जो मैं नहीं कह रहा कि 4 हफ्ते में या 3 हफ्ते में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये कोई भी नहीं कह सकता। वो ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीद है, वो ठीक कह रहा है, चीजें ठीक जरूर होंगी, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि 4 हफ्ते में ठीक हो ऑयल जाएगी। निकलने वाला एक्सन मोबिल वाले ऑयल की वजह से उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लैरिटी ले लें उसकी भी। देखें, वो आप 4810 टू बी प्रिसाइज, इनफैक्ट 4807 मीटर्स पे पहुंच गए हैं। वो अभी फिर रुकी हुई है, इसलिए कि वो साइड ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि वहां से प्रेशर बहुत है। दो साइड ट्रैक, दिस इज द थर्ड साइड ट्रैक। 5000 मीटर पानी के अंदर जा रहे हैं हम, तो 200 मीटर रहेगा तकरीबन। हाँ, तो उन्होंने 5300-400 जाना है, तो वो 4807 पे पहुंचे थे, और वो सीमेंट कर रहे हैं जो उनका ड्रिल है उसके अतराफ। तो वो 2-3 दिन निकले जी पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, लेकिन देखिए क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस भी है। आप मुझे ये बताएं, पंजाब के अंदर इस वक्त गवर्नेंस का क्या हाल है? आप खैबर पख्तूनख्वा साहब, ये देखिए, मैं बताऊं सिंध के अंदर गवर्नेंस का क्या हाल है। 10 साल से बैठे हैं आप देख लें। आप मुझे बता दें, एक सूबा अपना प्रोजेक्ट बता दें, जो प्रोजेक्ट आपने वहां पर बिजली लगाने का बनाया है, आप बता दें। मैं आपको काशिफ, एक बीआरटी आपने बनाई, कह चुका हूं, और उस बीआरटी पे 7 बिलियन एक दिन ये कैमरा अपना पकड़े, एक दिन जरा सिंध में मेरे साथ ड्राइव करें, हम गुट की जगह बात तो चले जाए ना, चले जाए ना यार, कराची तक आएंगे आप, फिर आप तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस नहीं है। आप क्रिटिसाइज कर लेना मुझे, आप तो आप कर ले क्रिटिसाइज, मैं आपका क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने को भी तैयार हूँ कि ठीक है, आप एंकर हैं, आप हुकूमत में नहीं, आप करें क्रिटिसाइज, अच्छी चीज भी होता है, गलत। यहाँ से जब क्रिटिसिज्म आता है ना, तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये 10 साल बैठे, जो हाल है वहां पे, मुझे आप इसका जवाब दे लें, आपने स्टेटमेंट दे दी। मतलब आप चीफ जस्टिस साहब, साबका चीफ जस्टिस जब खैबर पख्तूनख्वा गए, उन्होंने अदालत के अंदर पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि आप बताइए कि सूबे में कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, जवाब आया नहीं। उन्होंने पूछा कोई नया अस्पताल बना, जवाब आया नहीं। अब बिजली का हमने ये थर कोल प्रोजेक्ट आपके सामने ये शुरू किया, 660 मेगावाट सूबा कर सकता था, इनके सूबे ने कोई बिजली का प्रोजेक्ट किया? कमाल हो गया, बचरे हाइडल के प्रोजेक्ट किए। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, अच्छा, फिर जजों के इस तरह के रिमार्क्स लेंगे वो सारों के खिलाफ। फिर उसके बाद कल उन्होंने जो कल और हाई कोर्ट का वो भी पढ़ लेना, फिर रिमार्क्स वो भी ले उसके बाद एक ही दफा बड़ा जबरदस्त रिमार्क है। फिर उसके बाद एनएसीबीडी जो हॉस्पिटल्स वहां पर है, जो फ्री ट्रीटमेंट वहां पर हो रही है, आप तो कराची के शहरी हैं यार, कम से कम इस चीज को तो आप एक्सेप्ट कर ले। ये आप नहीं मानते हॉस्पिटल्स की तो ठीक है। अच्छा, फिर इज दिस व्हाट दे हैव टू शो फॉर? इससे अच्छा तो अस्पताल इमरान खान ने 2 बना दिए बगैर हुकूमत में रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज भी बनाई। तो देखिए, ये बात ना करें, बड़ी यूनिवर्सिटी को अभी हमने हैदराबाद बनाना शुरू किया। पेशावर में जो आपने बस ट्रांजिट सिस्टम जो जिसकी आप भरपूर मुखालफत की कि हम जंगला बस नहीं बनाएंगे, वो बनाई, पूरा पेशावर बर्बाद कर दिया। और 7 बिलियन रुपीस, आप तो कहते थे कि जी कि हमारी हुकूमत के अंदर करप्शन नहीं होगी, 7 अरब रुपए का घपला उसके अंदर निकल आया। दूसरा, गोस्ट स्कूल, उसके अलावा जो इंजीनियरिंग फॉल्ट्स हैं वो सेपरेट, वो एक अलग दास्तान है, वो एक अलग दास्तान है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, सीवरेज प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन। कल पीपल्स पार्टी ये नैब में दरखास्त भी खैर दे रही है, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा का चैप्टर है। फिर उसके बाद आप ये बताइए कि आपने आपका तो बयानिया ही फर्क था। आपका बयानिया ये था कि हमारा 100 दिन का प्लान है, हम हुकूमत में आएंगे और हम ये तब्दीलियां लेकर आएंगे। आपसे जो सवाल हो रहा है वो आपके अपने बयानिए के ऊपर हो रहा है कि आपने इस 8 महीने के अंदर क्या कारकर्दगी दिखाई। एक चीज बता दें, आप कानून बता दें, आप खुद कौमी असेंबली के मेंबर हैं, एक कानून मुझे बता दें। डॉक्टर साहब से भी ये पूछ रहा था मैं, कोई कानून नहीं आया, कोई कानून नहीं आया इस वक्त। आज भी मेरे साथ कोई आया था, मैं इसका जवाब दीजिएगा। वैसे कहते बिजनेस ठप होकर रह गया, या आप भी जानते हैं, आई एम श्योर लोग आपको भी बताते होंगे, मैं अकेला थोड़ी इस मुल्क में आगे पीछे, शहर में आगे पीछे घूमता हूँ। ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप कानून साजी बेहतर नहीं कर रहे। वो नैब लोगों के पीछे पड़ी है। मुझे किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा कि हमारे पास आगे सिर्फ ये ढूंढ रहे होते हैं कि शायद खकान अब्बासी को करप्शन बता दो, और कहते हैं कि मैं 6 महीने हो गए काम नहीं कर सक रहा, सिर्फ रोज ये कागज देखता हूँ जो नैब को भेजे जा रहे होते हैं कि कागज आज कौन सा नैब को जाना है, पे लगाया हुआ है। ये काम करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी। अभी उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट जो पेपरा रूल्स की कंप्लीट उसके मुताबिक दिया गया,
प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे किसी ने दरखास्त डाल दी, 3 महीने गुजर गए, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि अब सारों को डर है कि ये ना कर दें, मरहूम रोला पड़- ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का केस अपनी जगह सामने मौजूद सो है। आपको ये सब करेक्शन करेंगे तो बिजनेस चलना शुरू होगा। ब्यूरोक्रेट ने पेन रख के जाता है, चाय पीता घर चला, तो उसने कहा काम करने से काम ना करना बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब मिनिस्ट्री में तो ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं। आपकी तगड़ी मेरा तो कर रहा है नहीं, आपके मेरा bureaucrat फौजी और Air Force वाले, वो कल नहीं Navy मेरा वाले। कोई एयरफोर्स वाला, मेरा कोई फौजी वाला, कोई मेरा कोई अच्छा ठीक है, आप Navy पे नहीं कर डॉक्टर साहब, अब मसला ये कि मैं आपको एक ऐड करना चाहता हूं। देखिए, मैं कराची आया हुआ हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके प्रोग्राम पे आना भी खतरनाक है इस वक्त। क्योंकि 3 दिन अगर आप मईशत पे बात करें तो मिफ्ता इस्माइल की तरह, वो एक शरीफ आदमी है, वो मेरा दोस्त है, आप भी उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कभी जिंदगी में किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। मिफ्ता इस्माइल के पीछे नैब लगा दी, मिफ्ता इस्माइल को ECL पे डाल दिया। आप लोगों के प्रोग्राम पे आना भी हमारे लिए खतरनाक हो गया। मईशत पे बात करना खतरनाक है कि जो आर्टिकल लिखेगा, जो बात करेगा, वो जेल में जाएगा। आप बताइए, अगर मिफ्ता साहब के ऊपर ये प्रेशर है तो एक आम ब्यूरोक्रेट जिसने रोज फाइलें साइन करनी है, वो क्यों साइन करेगा? मिफ्ता साहब ने क्या किया? उन्होंने ये 2 टर्मिनल लगाए और जोर लगा के लगाए, जुर्रत दिखाई, कागज साइन किए, टर्मिनल लगाए। आज आप कह रहे हैं लोगों को कि खुदा के वास्ते कोई बंदा किसी कागज पे साइन ना करे, क्योंकि अगर करेगा, ये खुद भी अब साइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो जेल जाएंगे। तो क्यों करेंगे ये? ना ये करेंगे, डॉक्टर साहब ना एक इनका सेकंड रुक ब्यूरोक्रेट करेगा। जाए, एक सेकंड रुक जाए। मैं ये क्या मिफ्ता साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी को ECL में डालना ठीक काम है? जरा पहले योर पर्सनल ओपिनियन, मैं गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं मान रहा। मैं आपसे बिल्कुल 2 बातें करूंगा। एक तो ये कि अगर उनको ECL पे डाला है तो जो इदारे इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो ऑटोनोमस है, उन्होंने हमारे लोगों को भी पकड़ा, हमने तो किसी को नहीं रोका। आपने तो कैबिनेट नहीं डाला तो आपने है ना सर, काबीना ने डाला है, काबीना ने डाला है। शाहबाज निकल गया तो निकल गया। लेकिन कल अली जैदी को इस वजह से बुला ले कि अली जैदी, मैं पिछले प्रोग्राम में कहता, अली टेल्स मी कि मैं अपनी ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं कर भी रहा हूं, आपको नजर नहीं आ रहा, बुला रहे, फिजिकल आपको बुला ले, आपने ये क्यों किया? और इनका नाम पहले तो ECL में डालेगा, हमें लगता है पैसे। विल दैट बी द राइट थिंग टू डू? मैं उनको जस्टिफाई करूंगा। मैंने अगर कोई चीज गलत की नहीं तो मुझे डर किस बात का है? देखिए, अच्छा नहीं, लेकिन मतलब एक सेकंड, कासिम एक सेकंड, मिफ्ता इस्माइल साहब वाले केस में 18 बंदे थे बोर्ड में जिन्होंने अप्रूवल दिया। मिफ्ता इस्माइल एक आदमी था और उसको उन्होंने नोटिस दिया। बाकी जो 17 हैं वो अपनी जगह पर कायम है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ब्यूरोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कागज ढूंढने के लिए हमें, एक्चुअली मैं बता रहा हूं, मैं आपको कोई मेरी एग्जैजरेशन नहीं है, हमारे पास आता ही है कि उसकी बताओ कि उसने क्या जो किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ तो पूरा फिशिंग एक्सपेडिशन है ना, कि निकाले कोई ना कोई चीज, ये हर सियासतदान के साथ हो रहा है। हम जो टीवी पे आते हैं, जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं, ये हर सियासतदान के पीछे हो रहा है कि यार ये बातें करते हैं। आप अपने मीडिया में बता दें, मीडिया में कई लोग जो है वो मुख्तलिफ चैनल से निकाले गए क्योंकि बातें करते थे। एग्जैजरेशन। डॉक्टर साहब क्विक इस पे कंप्लीट कर ले। मिफ्ता साहब वाली बात जो आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, देखिए, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, सारे सोचना पड़ेगा। जी नहीं सर, तरक्की करनी पड़ेगी। देखिए सर, जिस चीज में तरक्की का जो बजट है, इन्होंने 30-40% काट दी है। सूबों को जो पैसे जाते थे, इन्होंने 30-40% काट दिए। सूबों को नहीं काटे। पंजाब हुकूमत का जो तरक्कियाती, नहीं सर, कम गए हैं। जो बजट किया हुआ था कम इस वजह से गए कि इकट्ठे ही नहीं हो रहे, इकट्ठा ही नहीं सर, इकट्ठे ही नहीं हो रहे। सॉवरेन गारंटी NFC कट नहीं हो सकता सर, NFC तो नहीं हो सकता, लेकिन NFC तो कट नहीं हो सर, सकता। मेरी बात सुने। नहीं ऐसा नहीं है सर, बात तो कर लेने दें। जब पैसे आपसे इकट्ठे नहीं होंगे तो NFC अवार्ड तो जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसी को पर लगेगा ना। जब सूबों को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपने स्कूल कैसे चलाएंगे, वो अस्पताल कैसे चलाएंगे? कुछ खुदा का खौफ करें। ना आप खुद काम कर रहे हैं, ना आप लोगों को साइन करने दे रहे हैं, ना आप सूबों को पैसे दे रहे हैं। तरक्कियाती, इनका जो फेडरल तरक्कियाती फंड है वो तो इन्होंने काटा ना 40%। वो क्यों काटा है? अरे तरक्की होने दें यार, इस मुल्क में लोगों को नौकरियां मिलने दें। अपने MLAs और PS को दे रहे हैं। पैसे कहां से आएंगे सर? मैंने कहीं करी है, इन्हीं की स्टडी पढ़ रहा था, IMF की या वर्ल्ड बैंक के अंदर लिखा है कि डेवलपमेंट फंड इसलिए काटा जा रहा है कि स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। ब्रेक के बाद अली ज़ैदी इसका जवाब नहीं कर रहे। मैं बहुत सारी चीजों का जवाब देने के लिए खड़ा हूं, लेकिन वो बात तो 2 जुमले भी बोल ले, बाकी बात नहीं बोलना। नहीं, मैं आप ब्रेक के बाद मैं 2 नहीं बोलूंगा ना, मुझे 6 बोलने। वेलकम बैक नाज़रीन। अली ज़ैदी साहब, मैं जवाब देना चाह रहे थे, बहुत सारे जवाब देना चाह रहा था। आपने शुरू करें। आप मैं बोलने तो दें। अगर आपने IMF का जो आपने पढ़ा उसमें ये भी पढ़े हैं, ये भी लिखा हुआ है कि ये जो करंट गवर्नमेंट की क्राइसिस आए हैं, ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से। पढ़ के सुना दूं आपको अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, ये भी इसी में लिखा हुआ है। मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूं। दूसरा आप ये मंथ टू मंथ कंपैरिजन भी देख लें। ये हर रिपोर्ट में लिखा है बिकॉज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से ग्रोथ स्लो होगी। नंबर 1 और नंबर 2, ये जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये इधर आप पिछले 9 महीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस
एनालिसिस में देख लेना, इनकी पहले महीने में 14% थी, पीएमएलएन की 5% थी, 5.1, हमारी 5.8 थी, ठीक है। दूसरे महीने में इनकी 17% थी, हमारी 5.1 है, पीएमएलएन की 5.9 थी। तीसरे महीने में इनकी 19% स्टेट बैंक के फिंगर थे, 19.3% थी, 8.5 थी पीएमएलएन की, ठीक है, सारे महीने बाय महीने। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेशन के मेरा मकसद है कि इन्फ्लेशन है, हुई है, लेकिन आप कंपैरेटिव एनालिसिस देख लें, जहां से आप रिपोर्ट्स निकाल के बता रहे हैं, वो ये भी बताएं ना आगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस हमारे में कम हुई है। स्टेट बैंक होगा, मैं तो खाली इंटरनेशनल फिगर्स बता रहा हूं। अच्छा, अब इंटरनेशनल फिगर्स वो साफ साफ लिखती है वो रिपोर्ट आईएमएफ की कि ये जो हालात हैं पाकिस्तान में आज, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, कोट एंड कोट। ये भी मैं आपको नहीं, दिखा दूं। आपको मैं आपको अच्छा, और दूसरी चीज आप ये कह दें कि आईएमएफ के पास हम जा रहे हैं, आईएमएफ के पास जाने के बाद कोई महंगाई नहीं होगी, आप ये कह दें। आईएमएफ के पास हम जब जा रहे हैं, जब हमने अब पहले अपनी सर्वाइवल की बैटल लड़ ली, ये तो उतरते के साथ नहीं, हफ्ते भर में आईएमएफ के पास चले गए। ये भी हम कर्ज नहीं लेंगे, हम पहला काम ही आईएमएफ के पास, 200 अरब डॉलर पहले दिन आ जाएगा। दूसरा वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हो, टैक्सों की भरमार हो जाएगी। सुन मैं देखता हूं ना, ये बड़ी असेंबली की नए पाकिस्तान अब हम रिफॉर्म एजेंडा लेके आएंगे। नए पाकिस्तान में तो ये कुछ होना ही नहीं है। मैं बताता हूं आपको, उसमें नैब के रिफॉर्म्स भी होंगे, हम लेके आएंगे एजेंडा नैब के अगले सेशन में इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब आपको पता चलेगा कि ये ऑपोजिशन कितनी हमें डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कम रह गया। और मिफ्ता साहब जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर ले, बिजनेस भी कर ले, सब करने, थोड़ा ईसीएल में नाम आगे निकाल ले। डॉक्टर साहब ईसीएल में नाम प्रॉब्लम क्या? डॉक्टर साहब डरने की रिस्पॉन्स खिताब कोई आसिफ जरदारी वाली एफआईए तो की वो जीआईटी तो नहीं बनी हुई। डॉक्टर या साहब, इनकी शहबाज शरीफ और हमजा वालों की जीआईटी। क्विक रिस्पॉन्स सर जी, घबराते क्यों? क्विक रिस्पॉन्स ये कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा सब। सर क्विक रिस्पॉन्स ये है कि इनको वोट की तो फिक्र पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब इनको बद्दुआओं की फिक्र करनी चाहिए। जिस औरत को 22 या 25 या 26 तारीख को ये फैसला करना पड़ेगा ना कि उसके बच्चों को खाना 2 वक्त का नहीं मिलेगा, और वो क्या करे, किससे मांगे, जब वो अल्लाह की तरफ देखेगी, हुकूमत की तरफ देखेगी, इनको बद्दुआ देगी। इस वक्त जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं एंग्रो की तरह, इनको मुझे माफी चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म पेन काशिफ, लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पेन आपको भी हो ना, फिर हमें भी हो रहा है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।